बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के इम्पोर्टेंट शार्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 42 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2 से 3 फार्मूलाज बताऊँगा। आपने उन फार्मूलाज को याद करना है और उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके आज के इस वीडियो लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स हैं उनका हम सॉल्यूशन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से। सबसे पहले हम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको हम जो है ना रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 41 में बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ Rn। Rn हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और इस वेक्टर स्पेस की हमने एक सब स्पेस ली है जिसे हमने W बोला है। y भी एनी वेक्टर इन Rn, और ये जो Rn वेक्टर स्पेस है इसमें से हमने एक वेक्टर y लिया है, ठीक है। एंड y हैड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑनटू W, और ये जो हमने Rn में से एक वेक्टर y लिया है इसकी जो है ना हम एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं W पर, और W के जिस एलिमेंट पर ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है वो बेसिकली y हैट है, ठीक है ना। मैं ज़रा आपको फिगर की मदद से भी समझा दूंगा। ज़रा पहले हम इनको जो है ना वो पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। देन y हैट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट इन W टू y। तो फिर ये जो y हैट W का पॉइंट है ये y के क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, इन द सेंस दैट नाम ऑफ y माइनस y हैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन नाम ऑफ y माइनस v फॉर ऑल v इन W डिस्टेंट फ्रॉम y हैट। ओके, अब मैं ज़रा लिख के समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस Rn है, ठीक है। इसको ज़रा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, जिसे हमने Rn बोला है। इस वेक्टर स्पेस Rn की हमने एक जो है ना वो सब स्पेस लेनी है। लेट्स सपोज ये जो वेक्टर स्पेस Rn की एरिया है ना, ये बेसिकली एक सब स्पेस है जिसे हमने W बोला है। ओके, अब हमने Rn में से एक वेक्टर लेना है y, और इस y से हमने एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रा करनी है W पर, और W के जिस पॉइंट के ऊपर ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रा हो रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं वो y हैट है। कोई एक मतलब वेक्टर है ना W का, कोई एक पॉइंट है, कोई एक एलिमेंट है W का, ठीक है। ये खास एलिमेंट है, एक यूनिक एलिमेंट है। y से जब हमने एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रा की है W पर, और W के इस एलिमेंट पर ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रा हुई है, तो ये जो y हैट एलिमेंट है W का, इसका y से जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे कम डिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट, द अदर वेक्टर्स ऑफ W। ओके, यहाँ पर उसने मैथमेटिकली भी इस चीज़ को लिखा हुआ है कि y से लेके y हैट तक जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, वो सबसे छोटा होगा एज कंपेयर टू the other distances between y and other element or other vector of W, जिसे हमने v कह दिया है। v यहाँ पे जो है ना वो W का कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, लेकिन वो y हैट से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम था जो कि हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ये बेसिकली हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट देता है, ठीक है। हमने देखें एक वेक्टर स्पेस Rn ली है, ओके, और Rn के अंदर हमने उसकी एक सबस्पेस जो है ना वो सपोज कर ली है जिसे हमने W बोला है। अब Rn के अंदर हमने एक वेक्टर y लिया है और y से हमने W सबस्पेस के ऊपर एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रा की है, और वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है वो W के इस पॉइंट, इस वेक्टर के ऊपर ड्रा हुई है जिसे हमने y हैट बोला है। तो ये जो y हैट है, y से लेके y हैट तक जो डिस्टेंस है, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस as compared to the other distances between y and other element of W different from y hat। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब जरा नीचे मूव करते हैं।
The vector y hat in this theorem is called the best approximation to y by elements of w. आसान सी वर्डिंग है, आपको समझ आ गई होगी। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। अच्छा, हमें पता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं, जब हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है ax इज इक्वल टू बी। और यहाँ पर हमारे पास हम इसमें से x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस a को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, a इनवर्स b। ओके, तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करें या किसी और मेथड को यूज़ करें, या आप इवन इस इक्वेशन पर भी आप जो है ना एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए या रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए जो है ना आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये तो वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हमें बुक में गिवन होते हैं और कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं और उनका सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें जो सिस्टम्स बनते हैं जब हम मॉडलिंग करते हैं, मतलब गिवन प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ मॉडलिंग हम उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि हमारे पास वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम न्यूमेरिकली उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। देखिए ना होना जो है ना वो ना होने से होना बेहतर है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उससे बेहतर है कि हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत करीब हो, जिसे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम करते क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जब प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनती हैं उनको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं ax इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर हम जो x है ना उसको हम जो है वो गेस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो x गेस करते हैं उस वो a के साथ मल्टीप्लाई हो और हमें आंसर b मिल जाए। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो x की वैल्यू चूज़ करते जाते हैं और वो a के साथ मल्टीप्लाई होता है और वो b के इक्वल आता जाता है, ठीक है ना। इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यूज़ को आप डिफरेंट जो है ना वो चूज़ करते जाएं और वो a के साथ मल्टीप्लाई होती जाएं और b आंसर आता जाए, ठीक है ना। तो एक तरह से हम ये बेसिकली ax और b के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो जो है ना उसको कोशिश कर रहे हैं कि एवेल्यूएट करें, ठीक है ना। तो जितना ax और b के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतना ही हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्ट के करीब होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी हम इस चीज़ को समझेंगे। अब जस्ट मैंने आपको लीस्ट के सॉल्यूशन जो है ना उसका आइडिया दे दिया। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताता हूँ और उन फार्मूलाज को स्टूडेंट आपने याद करना है और उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके आज के इस वीडियो लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये नॉर्मल इक्वेशंस फॉर एक्स हैट है हमारे पास। ये जो एक्स हैट है बेसिकली ये है क्या, तो आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। अच्छा, अब क्योंकि मैंने बोला है कि x को हमने खुद से गेस करना है और वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा और b हमें जो है ना वो आंसर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम जो x गेस करें और वो a के साथ मल्टीप्लाई हो वो एग्जैक्टली b के इक्वल आए, b से थोड़ा कम भी आ सकता है। तो वो x जो a के साथ मल्टीप्लाई हो और हमें आंसर b मिले उसको हम x हैट कह देते हैं। वो बेसिकली एक यूनिक x होगा, ठीक है ना। एक यूनिक x होगा, एक यूनिक वेक्टर होगा जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें आंसर b मिलेगा। इसको हमने फिर x हैट से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, अब जरा आगे मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट फार्मूलाज हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस फॉर एक्स हैट जो है उसकी हमारे पास ये इक्वेशन होती है स्टूडेंट, इसको आपने याद करना है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a इंटू एक्स हैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज इंटू b। इसकी डेरिवेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। हमारे आखिरी जो लेक्चर्स हैं ये चल रहे हैं और क्योंकि आपका आज क्योंकि 23 अगस्त है और आपका 30 अगस्त से जो है ना वो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप इन फार्मूलाज को याद करें। एक तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछे गए तो आप वहाँ पर भी इनको आंसर कर पाएंगे, और दूसरा अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि आप इनको यूज़ करके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इक्वेशन फॉर एक्स हैट। ओके, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर
अब जरा जो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। इफ ए इज m क्रॉस n, ए हमारे पास कोई m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड b इज इन Rn, और b हमारे पास जो है वो Rn वेक्टर स्पेस से बिलोंग करने वाला कोई कॉलम मैट्रिक्स है या वेक्टर है, ठीक है। अ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b का जो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होगा इज एन x हैट इन Rn, ये Rn में से एक खास x हैट होगा, सच दैट b माइनस ax हैट का जो नॉर्म है दिस इज लेस देन आर इक्वल टू b माइनस ax का नॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास वो जो x हैट मैंने आपको बताया था कि एक खास x हैट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा था ना ax इज इक्वल टू b, तो एक खास x हैट होगा जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें b आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर उसने स्मॉल b यूज़ किया तो हम यहाँ पे स्मॉल b यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, स्मॉल b, ओके। अब ज़रा ये जो x हैट हमने चूज़ किया है जब ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर b मिलेगा, तो मतलब b माइनस ax हैट जो है इसका जो नॉर्म है, ठीक है, ये लेस देन आर इक्वल टू होगा जो बाकी x हम चूज़ करेंगे और उनका b के साथ जो डिस्टेंस होगा, ओके। होप सो कि आपको इस इनइक्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग होगी है, ठीक है। और ये जो x है बेसिकली Rn से बिलोंग करता है, और ये जो x हैट है ये भी Rn से ही बिलोंग करता है, लेकिन ये Rn का कोई ख़ास वेक्टर है, ठीक है, जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर b माइनस ax हैट करेंगे और उसका जो नॉर्म लेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू होगी नॉर्म ऑफ b माइनस ax अदर x ऑफ Rn, ओके। ये आपने याद करना है स्टूडेंट। अच्छा, हमारे पास जो एरर होता है वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम चलिए आगे चल के मैं बता देता हूँ। हमारे पास ये एक थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट को आपने याद करना है स्टूडेंट, ठीक है। और ख़ास करके इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर जो फार्मूला है जो कि ऊपर हमने पढ़ा भी है, यही वाला फार्मूला है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर एक्स हैट, ओके, यही वाला एग्जैक्टली यही वाला फार्मूला है। जरा इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द सेट ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस ऑफ ax इज इक्वल टू b coincides with the non-empty set of solutions of the normal equations। ये जो नॉर्मल इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे बेसिकली यही हमारे पास सेट ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू b होगा, ओके। a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a इंटू एक्स हैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई b, ओके। अब जरा हम एग्जांपल की बात करते हैं। बहुत आसान से ये लेक्चर है स्टूडेंट, आपने जरा गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है। एग्जांपल नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन एंड इट्स एरर फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले तो हमने इसका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसके बाद फिर हमने एरर भी फाइंड करना है, ओके। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स जो कि Rn से बिलोंग करता है ये भी गिवन है। तो आपने इस थ्योरम के अंदर ये जो फार्मूला लिखा है ना, नॉर्मल इक्वेशन वाला जो फार्मूला ऊपर भी हमने पढ़ा है, इसी फार्मूला को आपने यूज़ करना है। आपने ये जो एक्स हैट है इसकी वैल्यू स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए हमारे पास गिवन है तो ए ट्रांसपोज आपको चाहिए, ए ट्रांसपोज फाइंड करें और उसके बाद आपने ये जो लेफ्ट साइड पे देखें ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, यहाँ पर ए गिवन है, ए ट्रांसपोज आप फाइंड करें और ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर उसने सॉल्यूशन में डायरेक्ट ए ट्रांसपोज लिखा नहीं है, बस डायरेक्ट ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद 17115 आ गया। ये बेसिकली ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू हमें मिल गई है। आप इसी फार्मूला की राइट हैंड साइड पे देखें, ए ट्रांसपोज बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा उसको आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर उसने मल्टीप्लाई किया है तो हमें 19 और 11 मिल जाएगा, ओके। अब ये जो ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए ट्रांसपोज इंटू बी, ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एक्स हैड है इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो x1 और x2 होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यस ठीक है, हमारे पास जो x हैड होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो x1 x2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये x1 और x2 क्यों हुए स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है ना, और मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले के 2 कॉलम है और दूसरे की 2 रोज होनी चाहिए, तो x1 और x2 ही होंगे यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है इसका आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं विद द हेल्प ऑफ एचेलॉन फॉर्म एंड रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इसको सॉल्व करें तो x1 और x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी।
लेकिन क्योंकि ये सिस्टम छोटा है तो हम जो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है आप इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं और राइट साइड पे जाके ये 19 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है 17 1 1 5 ये A ट्रांसपोज इंटू A की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज इंटू A जब राइट साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर इसके इन्वर्स की बात की है, ज़रा मैं आपको लिख के भी समझा देता हूँ स्टूडेंट। हमारे पास जो इनिशियली जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी A ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स हैट विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B। तो यहाँ पर हमने एक्स हैट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये राइट साइड पे जाके स्टूडेंट इसका हमें इन्वर्स चाहिए होगा और इंटू A ट्रांसपोज इंटू B। ओके, तो ये A ट्रांसपोज इंटू A मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका हमने यहाँ पर इन्वर्स फाइंड किया है और इन्वर्स फाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक्स हैट इसके बराबर है। यहाँ से 1/84 5 -1 -1 17 ये बेसिकली ये जो टर्म है ना ये A ट्रांसपोज इंटू A का इन्वर्स है और साथ A ट्रांसपोज इंटू B की वैल्यू हमने पुट कर दी। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्स हैट की जो वैल्यू आएगी वो 1 और 2 आएगी और हमें पता है कि जो एक्स हैट होता है वो किसके बराबर होता है, x1 और x2 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने ये x1 और x2 फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो x1 और x2 है बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे जब आप पुट करेंगे और A ट्रांसपोज इंटू A जो मैट्रिक्स है इसको आप x हैट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड पे जो A ट्रांसपोज इंटू B है यही आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली नहीं आएगा लेकिन हम इसमें जो एरर है ना वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। वो भी हमारे पास एरर कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है हमें पता है कि A मैट्रिक्स ये है, B भी गिवन है हमारे पास। अब हमने A एक्स हैट फाइंड करना है, A हमारे पास गिवन है और एक्स हैट हमने फाइंड किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 4 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो A एक्स हैट हमने फाइंड किया है इसको आपने B में से सब्ट्रैक्ट करना है। एरर फाइंड करने का स्टूडेंट जो फार्मूला है मैं दोबारा से बता देता हूँ। हमारे पास नीचे लिखा भी है, यहाँ ऊपर लिखा नहीं था तो इस वजह से मैंने आपको पहले बताया नहीं है। एरर फाइंड करने का ये फार्मूला है नाम ऑफ B माइनस A एक्स हैट, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर B हमारे पास है, A भी है, एक्स हैट भी है। तो A एक्स हैट हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ये उसने फाइंड किया है। उसके बाद B में से सब्ट्रैक्ट किया है तो -2 -4 8 आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए आप B माइनस A एक्स हैट और इसका नाम हमने फाइंड किया तो वो स्क्वायर रूट 84 आ गया। तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट 84 जो है ना ये बेसिकली हमारे पास एरर है। एरर किस किस में है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, A ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स हैट विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B। ये जो A ट्रांसपोज इंटू B की वैल्यू है ना, अब जब A ट्रांसपोज इंटू A को आप एक्स हैट जो हमने फाइंड किया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं उनमें जो डिफरेंस है वो स्क्वायर रूट 84 का है। तो ये बेसिकली एरर है जब हम एक्स हैट की इस वैल्यू को यूज करते हैं। ये जो एक्स हैट की हमने वैल्यू फाइंड की है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। है बहुत आसान से ये कंसेप्ट है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप हमारा जो MPH 501 का व्हाट्सएप ग्रुप है आप ज़रा उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चनिंग करें, इंशाल्लाह हम इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है द लीस्ट स्क्वायर्स एरर इज स्क्वायर रूट 84 फॉर एनी x in R2 the distance between B and the vector AX is at least square root 84। ओके, अच्छा अब हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। आप जरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स A जो है ना उसकी रोज और कॉलम ज़्यादा हैं। फाइंड द जनरल लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ AX इज इक्वल टू B इन द फॉर्म ऑफ अ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल का उसने क्यों बोला है ज़रा मैं आपको बता दूंगा जब हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। A हमारे पास गिवन है, B भी गिवन है, ये दोनों आपके पास गिवन होंगे, ठीक है। अब जरा वो जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ एक्स हैट थी उसको हम यूज़ करते हैं। वो क्या थी बेसिकली, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से। हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ एक्स हैट थी वो थी A ट्रांसपोज, कैपिटल D लिख लें या स्मॉल t लिख लें एक ही बात है, एक्स हैट, इसका मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B। ओके, ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन ऑफ एक्स हैट है। यहाँ पर सबसे पहले A हमारे पास गिवन है तो A ट्रांसपोज हमने फाइंड किया और A ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जो एक्स हैट का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये आपको मिल जाएगा और ये इसकी वैल्यू आ गई है। अच्छा, उसके बाद हमने राइट साइड पे जो A ट्रांसपोज इंटू B है, B भी हमारे पास है, A ट्रांसपोज हमने A से फाइंड किया है, इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ज़रा मैं नीचे मूव करता हूँ
ओके, हमारे पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी की वैल्यू भी आपको मिल गई। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास देन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर ए ट्रांसपोज ए एक्स हैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी, जो कि ये नॉर्मल इक्वेशन मैंने आपको बता भी दी है, ठीक है। इसको हमने स्टूडेंट यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ना तो उसके बाद उसने डायरेक्ट यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना दिए। मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो इस इक्वेशन के अंदर आपने सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू पुट करनी है। ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये ऊपर हमने फाइंड किया ना ये वाली, इसको यहाँ पे पुट करें 6 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2, ओके। और उसके बाद हमने एक्स हैट की वैल्यू भी पुट करनी है, इसको थोड़ा सा सही कर लें स्टूडेंट प्लीज। अच्छा यहाँ पर एक्स हैट की वैल्यू पुट करें क्योंकि यहाँ पर एक्स हैट भी है ना, तो एक्स हैट हमारे पास देखें ये 4 रोज हैं तो 4 ही कॉलम होंगे, सॉरी 4 कॉलम है तो 4 ही रोज होने चाहिए ना, x1 x2 x3 और x4, ये हमारे पास एक्स हैट की वैल्यूज हैं जो कि हमने जो है ना फाइंड करनी है। और राइट साइड पे ए ट्रांसपोज इंटू बी की वैल्यू आपने पुट करनी है जो कि 4 -4 2 और 6 के बराबर है, 4 -4 2 और 6 के बराबर है। अच्छा अब हम जब सिस्टम बड़ा होता था तो हम क्या करते थे, अपने प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा है कि हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाते हैं। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ये वाला और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसको हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। मैं जरा आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पे बना हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना हुआ है। ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना 4 -4 2 6, ये राइट साइड पे जो एंट्री थी वही लिखी हुई है, ठीक है। अब जरा विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाली फॉर्म डायरेक्ट उसने लिख दी है। आप जो है ना वो इसको एचलन फॉर्म में लेके जाएं सबसे पहले, उसके बाद फिर रेड्यूस एचलन फॉर्म में लेके जाएं तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है इसको आपने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। जब आप इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो जरा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे पास ये जो पहली रो है ना इसका यहाँ पर देखिए x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 0 है, x3 का कोफिशिएंट 0 है और x4 का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x1 प्लस x4 इज इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन है। यहाँ से x1 x3 कोफिशिएंट 0 है और x2 और x4 का कोफिशिएंट 1 और -1 है। तो यहाँ पे x2 माइनस x4 विच इज इक्वल टू -5। सिमिलरली तीसरी रो के अंदर हमारे पास x3 और x4 का कोफिशिएंट जो है 1 और -1 है, तो x3 माइनस x4 विच इज इक्वल टू -2 आएगा। और यहाँ पर आखिरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास देखें सारों के कोफिशिएंट जो है ना वो 0 है। तो यहाँ से हमारे पास देखें हम जब सॉल्व करेंगे ना इन तीनों इक्वेशंस को तो मैं आपको बता देता हूँ जो आंसर आएगा x1 जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ x4 आ जाएगी। सिमिलरली जो x2 है वो भी इन टर्म्स ऑफ x4 हो जाएगी और x3 जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ x4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो x4 है स्टूडेंट ये फ्री वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि x4 जो है वो s के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर इन सारी इक्वेशंस के अंदर x4 की जगह आप s पुट कर दें, ठीक है। मैं ज़रा आपको ये रेज करके बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे भी s आ जाएगा, यहाँ पर भी s और यहाँ पर भी s, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई। तो ये जो x4 है ये फ्री वेरिएबल है, x4 को आप जो है ना वो चूज करते जाएं तो x1 x2 और x3 की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस, x3 इज इक्वल टू दिस एंड x4 इज फ्री वेरिएबल जो मैंने आपको बता दिए, ओके। अच्छा अब हमें करना क्या है कि हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना स्टूडेंट ये वाली, आपने इसको जो है ना वो आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे तो x1 x2 x3 x4 है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x1 x2 x3 x4। राइट साइड पे स्टूडेंट हमारे पास देखें यहाँ पर ये जो 3 -5 -2 और यहाँ पे आखिर में +0 अगर कर दें हम तो ये कांस्टेंट है इनका, हम हमारे पास एक लादा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा 3 -5 -2 0, उसके बाद प्लस। अब इन बाकी सारों में से s को आप कॉमन ले लें, जब आप s को कॉमन लेंगे जो कि x4 के बराबर है तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर भी आखिर में भी 1 ही आता है, ओके। यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपको यही कुछ नज़र आ रहा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर s की जगह पे x4 मैंने यूज़ किया है, सॉरी x4 की जगह पे मैंने s को यूज़ किया है, आप बेशक x4 ही रहने दें, एक ही बात है। तो इस तरह से हमने ये जो x हैट है इसकी वैल्यू फाइंड की है स्टूडेंट। ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना ये वाला,
इसको आप सारे को एक्स हैट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर उसने एक्स हैट ही बोला हुआ है। एक्स हैट की ये वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल। आपने यही वाली फाइंड करनी। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, पहले वाले थ्योरम की तरह ही है, ये बहुत आसान सा है, जरा देख लेते हैं इसको। द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं स्टेटमेंट से स्टूडेंट। ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। हमने जो पहले नॉर्मल इक्वेशन यूज़ की है एक्स हैट के लिए, वो क्या थी? ए ट्रांसपोज इनटू ए एक्स हैट विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी। इसको हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमने कैपिटल टी यूज़ किया ट्रांसपोज के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एक्स हैट का कोफिशिएंट है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ऑफ कोर्स इसका इन्वर्स हमें चाहिए होगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए और इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इनटू बी। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट वो यही कह रहा है कि ये जो ए ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स है राइट साइड पे, इसका इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब इस ए ट्रांसपोज इनटू ए जो मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इस ए ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो उस केस में ये ए ट्रांसपोज इनटू ए जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। In this case, the equation ax is equal to b has only one least square solution। और इस केस में ax is equal to b का सिर्फ एक जो है ना वो least square solution एग्जिस्ट करेगा, x hat जिसको हम बोलते हैं। And it is given by x hat is equal to a transpose into a का इनवर्स मल्टीप्लाई a transpose into b। यही वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले लिखी भी थी। ओके, ये वही इक्वेशन है जो ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं स्टूडेंट। ओके, अब ज़रा हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बहुत आसान सी ये एग्जाम्पल है, ज़रा इसको हम जल्दी से जो है ना कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि हमारे पास फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, उसके बाद यहाँ पर जो एक्स हैट है उसकी हमारे पास वैल्यूज जो होंगी वो x1 x2 और x3 होगी और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। ओके, अब सबसे पहले तो हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें नॉर्मल इक्वेशन ऑफ एक्स हैट को यूज़ करना है। ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स हैट विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी, उसी इक्वेशन को यूज़ करना है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ओके, अब जरा ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, ए से ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ए ट्रांसपोज को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो -9 -5 और 12 आ जाएगा। ये जो ए ट्रांसपोज इंटू ए आया है ना स्टूडेंट, ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है 55 12 45 एंड सो ऑन, ये इसके जो तीनों कॉलम्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है बल्कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मतलब ए ट्रांसपोज इनटू ए जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, बाय यूजिंग द अबव थ्योरम, ये जो हमने थ्योरम अभी पढ़ा है ये वाला। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये जो एक्स हैट होगा ये यूनिक होगा, ये जो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होगा ये सिर्फ एक होगा, एक्स इज इक्वल टू बी का। ओके, अगर ए ट्रांसपोज ए जो है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी होगा जब इसके कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ इस इक्वेशन के अंदर हमने ये सारी वैल्यूज पुट की हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ओके, ये हमने फाइंड किया था ऊपर, और ए ट्रांसपोज इनटू बी भी हमने फाइंड किया था। अब ए ट्रांसपोज इनटू ए जो लेफ्ट साइड पे लिखा है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स हैट की वैल्यू पुट कर दी, और राइट साइड पे ए ट्रांसपोज इनटू बी की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो लेफ्ट साइड पे है ना हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये इसके जो कॉलम्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इन्वर्स आप विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इसका इन्वर्स फाइंड करना नहीं आता तो मैं एक वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मेरी ही वीडियो है वो, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको तरीका समझ आ जाएगा। यहाँ पर उसने इसका इन्वर्स डायरेक्ट फाइंड किया है और राइट साइड पे, मतलब ये जब राइट साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, इसका इन्वर्स उसने फाइंड किया है। फिर -9 -5 और 12 जो वेक्टर है जो कॉलम मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x1 x2 और x3 की ये यूनिक वैल्यूज हमें मिल गई हैं। ये हमारे पास होता है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, तभी हमें इसकी यूनिक वैल्यूज मिली हैं, तभी हमें सिर्फ एक जो है वो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन मिला है, ax इज इक्वल टू b का। ओके, अच्छा, एग्जांपल नंबर 4 में भी स्टूडेंट ऐसे ही कुछ करना है, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर एरर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन।
एरर फाइंड करने के लिए हमें b माइनस ए एक्स हैट और इसका नाम हमें चाहिए होगा। मैं जरा लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ साथ मुझे भी चीज़ें थोड़ी सी रिमाइंड हो जाएं। एरर फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फाइंड करना होता है ना, b माइनस ए एक्स हैट और इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हम एक्स हैट को फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स हैट जब फाइंड हो जाएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस को फिर हम b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। b माइनस ए एक्स हैट करेंगे और उसका फिर हम उसके बाद जो है ना वो नाम ले लेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने में। ओके, पहले तो हमने एक्स हैट फाइंड करना है, वही प्रीवियस काम है जो हम पहले करते आए हैं। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ एक्स हैट को यूज़ करना है तो हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, फिर ए ट्रांसपोज को हमने जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है, जो है उसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट उसने डायरेक्ट जो है ना ये हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 4 है बेसिकली एग्जांपल नंबर 3 की तरह ही है। एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन था ना यहाँ पर, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन था, ये वही वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उसने एक्स हैट जो फाइंड किया एग्जांपल नंबर 3 में, इसी एक्स हैट को उसने यूज़ किया है अब एग्जांपल नंबर 4 में। देखिए ये बिल्कुल वही वाला है, ए और बी बिल्कुल वही है, ठीक है। इसका हमने यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स हैट चाहिए, तो एक्स हैट जो हमने एग्जांपल नंबर 3 में फाइंड किया है उसने उसी एक्स हैट को यूज़ किया है और ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब ए के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमें लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का जो एरर है वो फाइंड करने के लिए हमें इस फार्मूला को यूज़ करना पड़ता है, ए एक्स हैट और इसका नाम, ठीक है। तो एक्स हैट तो हमने एग्जांपल नंबर 3 में जो फाइंड किया था उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पर डायरेक्ट हमने ए एक्स फाइंड करना है ना सबसे पहले। तो ये ए इंटू एक्स हैट उसने फाइंड किया, ए की वैल्यू गिवन है, एक्स हैट हमने फाइंड किया था एग्जांपल नंबर 3 में। ओके, यहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए एक्स हैट की आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को आपने बी में से सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सोल्यूशन। जब हम इसको बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे और उसके बाद उसका नाम होगा ना वो भी उसने यहाँ पे नीचे लिया है। यस, यहाँ पे उसने फार्मूला लिखा है, एज लीस्ट स्क्वायर एरर इज इक्वल टू नाम ऑफ बी माइनस ए एक्स हैट, ठीक है। इसको बाहर कह ले, हैट कह ले की बात है, which is as small as possible, or in other words is smaller than all other possible choices of x, ठीक है। तो ये हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास ये जो x हैड है ना, इसका जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा ये और b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कम से कम एरर होगा एज कम्पेयर टू अदर x जो हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, b माइनस ए एक्स हैड उसने फाइंड किया, ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। उसके बाद इस कॉलम मैट्रिक्स का या वेक्टर का आपने क्या करना है, आपने नाम फाइंड करना है। नाम फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने वही पुराना फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, इस वेक्टर के हर एक एलिमेंट का हम स्क्वायर लेंगे और सारे को ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनली 2.987 ये एरर हमें मिल जाएगा। ओके, अच्छा अब जरा हम थ्योरम की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। हमने लेक्चर नंबर 41 में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स ए को हम जो है ना वो QR में फैक्टराइज कर सकते हैं। सर्टेन कंडीशंस को अगर जो है ना वो हाजिर कंसीडर किया जाए तो उस केस में हम ए को QR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करके फिर लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ज़रा देख लेते हैं इसको। गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसके जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसने हमें बता दिया है लेट A इज इक्वल टू QR, B या QR फैक्टराइजेशन ऑफ A। ये बेसिकली A जो QR के इक्वल हम लिखते हैं ना, तो ये बेसिकली QR फैक्टराइजेशन होती है A की। देन फॉर ईच B इन RM वेक्टर स्पेस में से हर B जो है द इक्वेशन Ax इज इक्वल टू B हैज़ अ यूनिक लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन Ax इज इक्वल टू B है उसका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन जो है ना लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स हैट इज इक्वल टू R इनवर्स Q ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B। हम उस यूनिक लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन को हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। ये वाला फार्मूला भी स्टूडेंट आपने याद करना है, बहुत आसान सा है ये, ठीक है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है और मैट्रिक्स B भी गिवन है। सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स A को जो है ना वो QR में कन्वर्ट करना है और हमारे पास जो Q मैट्रिक्स होता है, हमने लेक्चर नंबर 41 में देखा था कि जो Q मैट्रिक्स होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फॉर A एंड B। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने जो है वो
ए को हमने क्यू आर में फैक्टराइज करना है। क्यू मैट्रिक्स क्या होता है और आर मैट्रिक्स क्या होता है। हमने लेक्चर नंबर 41 में देखा था कि ग्राम स्मिथ प्रोसेस की मदद से अगर आपके पास बेसिस गिवन हो तो हम ऑर्थोगोनल बेसिस एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, मैं जरा आपको यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा। आपको अगर ग्राम स्मिथ प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपको ये नहीं पता कि बेसिस गिवन हो तो ऑर्थोगोनल बेसिस या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्मिथ प्रोसेस कैसे फाइंड करते हैं, तो आप जरा लेक्चर नंबर 41 को ओपन करके देखें, वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। ग्राम स्मिथ प्रोसेस की मदद से हम ये जो हमारे पास मैट्रिक्स क्यू है ये हमने कैसे बनाया है। देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स क्यू है ना, इसके जो कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये बेसिकली हमने कैसे फाइंड किए हैं। आपने स्टूडेंट कंसीडर करना है कि जो मैट्रिक्स ए है ना, इसके जो 3 कॉलम्स हैं, ये पहली x1 की वैल्यू है, जरा मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी जो पहला कॉलम है स्टूडेंट ये x1 है, आपने ये कंसीडर करना है, ये x2 है और ये x3 है। ठीक है, अब ग्राम स्मिथ प्रोसेस की मदद से हमने x1, x2 और x3 को यूज़ करते हुए v1, v2 और v3 फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है ग्राम स्मिथ प्रोसेस में कि v1 जो है वो x1 के बराबर होता है, तो यहाँ से v1 की वैल्यू तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, ये वाली v1 की वैल्यू है सारी। उसके बाद जो v2 होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, v2 इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो x2 माइनस यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर आता है v1, मुझे एग्जैक्ट फार्मूला स्टूडेंट याद नहीं है, ज़रा हम देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी याद आ जाए। यहाँ पर मैं ग्राम स्मिथ प्रोसेस के अंदर जो फार्मूलाज उनको ओपन कर लेता हूँ लेक्चर नंबर 41 में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमने वो ए को जो है ना वो क्यू फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया था, मैंने डिटेल के साथ समझाया। आप जरा इस लेक्चर को भी ओपन कर लें। हमारे पास यहाँ पे जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस स्टूडेंट, ज़रा उसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यस, ये हमारे पास ग्राम स्मिथ प्रोसेस का थ्योरम है, इसके अंदर इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करते हैं। v1 x1 के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो v2 है वो किसके बराबर होता है, x2 माइनस x2 डॉट v1 डिवाइडेड बाय v1 डॉट v1 इंटू v1, और v3 को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, x3 माइनस x3 डॉट v1 डिवाइडेड बाय v1 डॉट v1 इंटू v1 माइनस x3 डॉट v2 डिवाइडेड बाय v2 डॉट v2 इंटू v2, सिमिलरली सो ऑन। क्योंकि हमारे पास उस मैट्रिक्स ए के 3 ही कॉलम है, तो x1, x2 और x3 को यूज़ करते हुए हम v1, v2 और v3 फाइंड करेंगे, तो पहले 3 फार्मूलाज को ही हमने यूज़ करना है। ओके, इन फार्मूलाज को आप जरा देख लें गौर से स्टूडेंट। इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने वहाँ पर जो है वो v1, v2 और v3 फाइंड करने हैं। अच्छा, जब v1, v2, v3 फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने क्यू मैट्रिक्स कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ज़रा मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे यस दिस इज, ये जो मैट्रिक्स ए था इसमें ये x1, x2, x3 3 कॉलम्स हो गए। फिर हमने v1, v2, v3 बाय यूजिंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस उसके अंदर जो फार्मूलाज हैं उनको हमने यूज़ करके फाइंड कर लिए। अच्छा, अब जो v1 है बेसिकली वो एक पूरा कॉलम हमारे पास है, v2 दूसरा कॉलम है, तो v3 तीसरा कॉलम जो हमने फाइंड किए होंगे। ठीक है, उसके बाद q कैसे बनेगा, v1 जो हमने फाइंड किया है v1 के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है ना, v1 के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, v1 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमने कहा था ना कि जो v1 है वो x1 के बराबर है, तो यहाँ से v1 की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी ना, ये x1 है पहला, ये हो जाएगा 1 1 1 1। अच्छा, अब ये कैसे बना है मैं आपको बता देता हूँ। q का पहला कॉलम v1 के करस्पॉन्डिंग जो इसका यूनिट वेक्टर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, v1 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। v1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा स्टूडेंट, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस चौथे का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, ये 2 के बराबर आएगा। अब इस v1 के हर एक एलिमेंट को 2 के साथ डिवाइड करें तो वो v1 का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और देखें 1/2 1/2 1/2 1/2 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली जो आपने ग्राम स्मिथ प्रोसेस की मदद से x2 को यूज करते हुए आपने v2 फाइंड किया होगा, v2 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमें v2 के करस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, वो q का दूसरा कॉलम होगा। और सिमिलरली q का तीसरा कॉलम भी ऐसे ही आएगा।
अच्छा, Q फाइंड कर लिया आपने, अब आपको R भी चाहिए, क्योंकि क्यू आर फैक्टराइजेशन में मैट्रिक्स ए को आपने क्यू आर फॉर्म में लिखना है ना, तो क्यू हमने फाइंड कर लिया। अब आर कैसे फाइंड करेंगे? आर फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इनटू ए। ये क्यू हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज लें और ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आर मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि क्यू ट्रांसपोज इनटू बी भी हमने फाइंड कर लेना। ये कि हमने क्यों फाइंड करना है क्यू ट्रांसपोज इनटू बी, क्योंकि यहाँ पर देखें ज़रा, इस फार्मूले के अंदर जो हमने यूनिक जो है ना वो लीस्ट स्क्वायर एक्स हेड फाइंड करना है, वो आर इनवर्स क्यू ट्रांसपोज इनटू बी के बराबर है। तो क्यू ट्रांसपोज हमारे पास है, बी भी है, तो हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने जो है ना यहाँ पर क्यू ट्रांसपोज इनटू बी फाइंड किया, जो कि 6 - 6 और 4 के बराबर है। अच्छा, ये जो हमारे पास आर था ना, ये मैट्रिक्स, इसका आप इन्वर्स फाइंड कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास इसका इन्वर्स फाइंड कर लें या इस चीज़ को आप जो है ना वो वेरीफाई कर लें, एक ही बात है। इस आर इन्वर्स को अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, ये वाला जो आर इन्वर्स है, आर इन्वर्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो आर इंटू एक्स हेड हो जाएगा। आर इंटू एक्स हेड इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इनटू बी। तो यहाँ पर आप जो है ना वो यहाँ पर इसको हमने इस फॉर्म में लिखा स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर एक्स हैड इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इनटू बी। तो यहाँ पर आर का और क्यू ट्रांसपोज इनटू बी का आप जो है ना वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, तो यहाँ से एक्स हैड की आपको वैल्यू मिल जाएगी। या आप डायरेक्ट आर इनवर्स फाइंड करें और उसको क्यू ट्रांसपोज इनटू बी जो आपने ये फाइंड किया इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स हैड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और उसने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दी है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही है स्टूडेंट। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन आर एक्स हैड इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इनटू बी टू द गिवन मैट्रिक्स। हमारे पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। सबसे पहले हम क्यू और आर फाइंड करेंगे। क्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर उसने डिटेल के साथ जो है पूरा प्रोसीजर लिखा है कि हम विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्मिथ प्रोसेस किस तरह से जो है ना वो क्यू मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो है ना, इसके 2 कॉलम्स हैं, इसको पहले को x1 कह दो, दूसरे को x2 कह दो। अच्छा, अब जरा हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस को यूज़ करते हैं। v1 जो है x1 के बराबर होगा और v2 का ये फार्मूला होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से v1 और v2 आपने फाइंड कर लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि q को फाइंड करने के लिए आपने v1 और v2 के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो v1 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और v2 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये दूसरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, 1 2 0 और 0 0 1। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठा कर लेना तो हमारे पास ये Q के 2 कॉलम्स बन जाएंगे, और इस तरह से हमने Q मैट्रिक्स फाइंड किया। Q ट्रांसपोज यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। R को फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले को यूज़ करें। हमने पिछले एग्जांपल में भी इस फार्मूला को यूज़ किया। Q ट्रांसपोज इनटू A को जो है ना वो R की इक्वल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बेसिकली फार्मूला है ना, तो यहाँ से Q ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अच्छा, इस तरह से Q ट्रांसपोज इनटू B आप फाइंड कर लें और R का इन्वर्स फाइंड कर लें, और यहाँ से स्टूडेंट आप इस फार्मूला को यूज़ करें। आप इस फार्मूले में अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो जो ओरिजिनल फार्मूला है थ्योरम के स्टेटमेंट के नीचे लिखा है वो क्या था कि एक्स हैड इज इक्वल टू आर इनवर्स इनटू क्यू ट्रांसपोज बी। आर का इन्वर्स फाइंड करें और क्यू ट्रांसपोज बी आपने वैसे ही फाइंड किया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स हैड की ये वैल्यू मिल जाएगी 1.8। ये यूनिक लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। इसमें हमने लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस के हवाले से डिस्कशन की है, और लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन जो है ना वो बेसिकली ax इज इक्वल टू b जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें ये जो x की वैल्यू है ना इसको हम गेस करते जाते हैं और हमें a के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद b मिलता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट b नहीं मिलता क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि b के बहुत करीब जाने की कोशिश करते हैं, और b और ax के दरमियान जो डिस्टेंस है b माइनस ax वो बेसिकली एरर को शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर 1 है इसमें आप देख लें, फाइंड अ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू b फॉर a एंड b। a b गिवन है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने जो पहले हमारे पास फार्मूला था a ट्रांसपोज इनटू a x हैड इज इक्वल टू a ट्रांसपोज इनटू b, उस फार्मूला को आप यूज़ करें और यहाँ से आप लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2 जो है ना उसमें भी कुछ ऐसे ही करना है। आप जरा प्लीज़ इसको देखिएगा, अगर आपसे ना हो तो आप जो है ना वो हमारा जो MT8501 का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जरा उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे कमेंट करें, वहाँ पे हमसे क्वेश्चनिंग करें। इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे और इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।